नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वो दोनों ही औरतें अभी अपने घर में बातें कर रही थी। तभी उन्हें वहां पर वो पंछी आता है और वो अब उन्हें सारी ही बातें बता देता है कि रोहित का अब क्या हाल है, क्योंकि वो अभी अपनी नींद से बाहर नहीं आया है। उस पंछी की बातों को समझने के बाद अब वो औरत कहती है कि अब रोहित को अब तक तो नींद से बाहर आ जाना चाहिए था। अगर रोहित ऐसे ही ज़्यादा समय तक अगर अब नींद में रहेगा तो फिर तो सिकंदर को शक हो जाएगा, और सिकंदर को अगर शक हो गया तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। इसलिए अभी सिकंदर का मुझ तक पहुंचना ठीक नहीं है। इसलिए अब वो वहाँ पर लगे हुए कुछ प्लांट्स के पास जाकर अब उनमें से कुछ फूलों को तोड़ने लगती है, और अब वो उन्हें अपने हाथों में लेकर अब उस पंछी के पंखों पर बांधते हुए कहती है, ध्यान से जाना, वहाँ पर सिकंदर और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अभी वहीं पर ही रह रहे हैं। उनकी नज़र में तुम्हें नहीं आना है, और अगर तुम उनकी नज़र में आ भी गए तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताना है कि तुम्हें ये फूल किसने भेजे हैं। समझ गए ना? तुम इन फूलों को रोहित के पास लेकर जाओ। इन फूलों की महक से रोहित जल्दी से ही उठ जाएगा। उस औरत की सारी ही बातों को सुनकर अब वो पंछी भी अपनी पलकों को झपका देता है, और अब इतना होने के बाद अब वो आसमान में अपनी उड़ान भरने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस के राजमहल में धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि अब उन्हें राजीव से सच जानना चाहिए। हालांकि वो एक बार राजीव से सच जानने के लिए गए भी थे, लेकिन राजीव ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अब वो फिर से राजीव के पास जाने की सोचते हैं। अब वो सोचता है कि अगर लतिका को बचाना है तो राजीव को अब अपना मुंह खोलना ही होगा, क्योंकि अब राजीव के लिए भी यही सही है और लतिका के लिए भी। यहाँ धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे, तो वहीं अभी उन्हें स्टेयरकेस से नीचे आती हुई आलिशा दिखाई दे रही थी। आलिशा को वहां पर देखकर अब धनंजय पीरामल को ऐसा लग रहा था कि मानो आलिशा किसी शौक में है, क्योंकि जैसे ही धनंजय ने आलिशा को देखा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि जैसे उसे कोई सदमा लगा हो उसके पास। अब उसको ऐसे देखकर अब धनंजय भी हैरान हो जाते हैं, और अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते आलिशा के पास जाने से। इसलिए धनंजय अब आलिशा के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ है आलिशा, सब ठीक तो है ना? अब अपने मामा की आवाज़ को सुनकर अब आलिशा अपने सेंस में आती है, क्योंकि वो अभी अपनी ही सोच में चल रही थी। और अब वो धनंजय पीरामल से कहती है, ये सच नहीं होना चाहिए ना मामा जी? क्या हमारे पिता इतने बुरे हैं कि अब उन्हें सजा देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है बेटा, आप हमसे नहीं कहेंगी क्या आप एक बार मुझसे कहकर तो देखो, क्या पता मेरे पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। हालांकि धनंजय खुद भी जानते थे कि आलिशा ने 2 दिन का समय मांगा था, तो हो ना हो वो बस उसी वजह से ही परेशान होगी। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी तरफ से एक बार पूछना सही समझा कि कहीं इससे अलग भी तो कोई बात नहीं है ना। अब धनंजय की इस बात पर अब आलिशा कहती है, क्या सच में मामा जी, क्या सच में जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है? क्या सच में मिस्टर राजीव गुलेरिया की ग्रैंड डॉटर है लतिका? लेकिन मामा जी, माई डॉटर इज माई डॉटर, अदर्स डॉटर गो टू हेल। अब आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अब सब कुछ पता चल गया है आलिशा। अब अपने मामा की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ, हमें पता चल गया है। हमें मिस्टर राजीव गुलेरिया की पनिशमेंट अब हमने उसे मिस्टर रोहित मारवा और अनिका को सौंप दी है। अब वो उसके साथ जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं उनके बीच में भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मिस्टर गुलेरिया ने जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं उनकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, और मैं भी अब उन्हें उस सज़ा से नहीं बचाना चाहती।
आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि लतिका के पापा कौन है, क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता चला? अब धनंजय की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ हाँ मामा जी, मुझे पता चला है। अब आलिशा के मुंह से ये बात सुनते ही धनंजय अब सवालिया नजरों से अब आलिशा की तरफ देखने लगते हैं और अब वो आलिशा से कहते हैं, कौन है फिर उसका पता? क्या पता चला है तुम्हें उसके पिता के बारे में, और आखिर तुम्हें कैसे पता चला? अब धनंजय की ये बात सुनकर अब आलिशा अब उसे सारी ही बातें बताती है कि किस तरह से अनिका ने उसे मैसेज किया था और वो अनिका के मैसेज करने के बाद किस तरह से वहां उसके पास चली गई थी और वहां उसकी मुलाकात वहां पर राहुल मारवा से हुई। इसलिए ये सारी बातें बताते हुए अब जहां धनंजय के चेहरे पर साफ साफ हैरानी देखी जा रही थी, क्योंकि वो अभी भी उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था कि आखिर वहां पर कौन हो सकता है उसका पिता, क्योंकि धनंजय खुद जानता था कि वहां पर कौन कौन रह रहे थे। वहां पर सनी, राहुल, धीरज, ओमकार और प्रीति के अलावा और कोई भी नहीं थे। इसलिए अब इन 4 लड़कों में से ही शायद कोई हो सकता था। इसलिए अब उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा रही थी। लेकिन अब जब आलिशा ने अपने आखिरी की लाइन बोली तो उसमें तो अब उन्हें एक शौक सा लगता है, क्योंकि अब आलिशा कहती है कि मिस्टर राहुल मारवा ही लतिका के बायोलॉजिकल पिता हैं। और अब वो सारी की सारी बातें अब उन्हें बता देती हैं कि किस तरह से राहुल ने उस बच्ची को अनवांटेड कहा था और कैसे कैसे रोहित मारवा ने उसे हमें दिया था। ये कहते हुए ही आलिशा की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे वहां पर भी जब उसने राहुल की बातें सुनी थी तो उसे तब भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अभी भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। उसे अपनी बेटी के लिए ये सारी बातें सुनकर सच में बहुत ही बुरा भी लग रहा था। तो वहीं आलिशा को इस तरह जाता हुआ देखकर अब धनंजय की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अब आलिशा को इस तरह से रोकें, क्योंकि धनंजय को तो खुद आलिशा की इस बात को सुनकर एक बहुत ही बड़ा शौक लगा था। अगर धनंजय का मन करता, अगर उसका तो अभी मन कर रहा था कि वो अभी राहुल के पास जाए और राहुल को मारते हुए वो पेरिस से वापस इंडिया लेकर जाए, क्योंकि भला वो एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अरे वो उसे अनवांटेड कैसे कह सकता है? अगर उसे उसकी परवरिश नहीं करनी थी तो वो सीधे सीधे भी तो कह सकता था। यही सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। धनंजय को अभी भी यही लग रहा था कि जरूर राहुल ने ही कुछ गलत किया है, और जब उससे कुछ गलत हो गया तो फिर उसने अपनी जिम्मेदारी से अपना दामन झाड़ लिया। उसके दिमाग में अभी यही सब बातें चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में किंग और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब अपना डिनर करने के बाद अब वो अनिका और रोहित के कमरे में आ जाते हैं। इधर अनिका भी अभी शावर लेकर बाहर आ जाती है। जैसे ही अनिका शावर लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि किंग जो कि वहाँ उसके कमरे में बैठे हुए थे और वो अनिका की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। किंग को ऐसे खुद की तरफ घूरता हुआ देखकर अब अनिका भी समझ चुकी थी कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसे अब अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था। इसलिए अनिका अब अपनी नजरों को किंग से चुराते हुए कहती है, मैं तो बस वो आलिशा की मदद करना चाहती थी, बस इसलिए मैं चली गई थी। अनिका की बात पर अब किंग कहते हैं, तो क्या तुमने कर दी उसकी मदद? क्योंकि जो काम तुम करने के लिए गई थी, क्या तुम सच में वो कर आई हो? किंग की इस बात पर अब अनिका ने जवाब दिया कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका सॉल्यूशन हमारे पास होकर भी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से गई तो थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो अब हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, क्योंकि वो प्रॉब्लम केवल मिस्टर मारवा ही सोल्व कर सकते हैं। अगर मिस्टर मारवा भी होश में होते तो शायद कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो उसे चुटकियों में सोल्व कर देते। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मिस्टर मारवा ने उन पेपर्स को कहाँ पर रखा होगा। क्या आप दोनों को कोई आइडिया है इस बारे में? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं कि कौन से पेपर्स की बात कर रही हो तुम? क्या तुम खुलकर बताओगी? अब किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका स्वाति मल्होत्रा और किंग दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि लतिका की को अडॉप्ट करने वाले पेपर, क्योंकि मिस्टर मारवा ने उसे जब
आलिशा को गोद दिया था तो तब उन्होंने उसके कुछ पेपर बनवाए थे जिसमें राहुल ने सिग्नेचर किए थे, और इसलिए वो वाले पेपर क्या आप कुछ जानते हैं? अब अनिका की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, जितना मैं रोहित को जानता हूँ वो उन पेपर को ऐसी जगह रख सकता है कि अगर आलिशा को उन पेपर्स की ज़रूरत पड़े ना तो एक फ़ोन पर भी ये उसे उन पेपर्स को दे सकता है। किंग की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है कि याद आया मुझे जब मैं रोहित को उस दिन शीला और दमयंती के वार से बचा कर लाई थी, तो उस वक्त रोहित कुछ बड़बड़ा रहा था जैसे कि कुछ राजमहल के सीक्रेट रूम में है। मुझे उसकी बात उस समय तो समझ में नहीं आई, लेकिन हो सकता है ये वही बात हो। और हाँ, आलिशा से लतिका को कोई दूर नहीं कर सकता, ये बातें भी रोहित कह रहा था, तो जरूर वो पेपर फिर वहीं पर ही होंगे। अब अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका और किंग दोनों ही अभी स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहे थे। इधर किंग अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं कि गलत नहीं कहता हूँ, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, बेवकूफ हो तुम सच में। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा। अब किंग की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अच्छा आपने कहा और मैंने मान लिया? हाँ, हो कौन आप जो आप मुझे ऐसे कह रहे हो? और वैसे भी मुझे आपकी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने मेरे लिए जो राय बना कर रखी है वो तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। इधर किंग की बात को इग्नोर करते हुए अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है कि अब तुम ठीक हो गई हो, अब अपना घर संभालो, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम अब जितना हो था वो मैं कर चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इनके साथ रहकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी जो मैं यहाँ पर इनके साथ आ गई। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम्हारा दिमाग है भी क्या तुम्हारे पास जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? या किंग और स्वाति अब दोनों ही एक दूसरे के साथ ही अब बहस करने लगते हैं। इन दोनों की बहस को सुनकर तो अब सच में अनिका का भी दिमाग खराब होने लगा था। इधर अब ये दोनों बहस करते करते ही अब बाथरूम से होकर अब उस पैलेस से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अब यहाँ से जा चुके थे। यानी का भी ये अपने एक हाथ को अब सिर पर मारते हुए कहती है, अभी कुछ मिनटों में मेरा ये हाल है तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। इतने दिनों तक पता नहीं मेरे बच्चों ने इन्हें कैसे ही बर्दाश्त किया होगा। इधर अनिका अब एनी से कहती है, तुम मेरी आवाज़ में आलिशा को वो इन्फॉर्मेशन दे दो जो अभी माँ ने हमें दिया है। या अब अनिका की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है, ओके मैडम, मैं ये काम कर दूंगी। और हाँ, वहाँ पर आपका और रोहित सर का फ़ोन रखा हुआ है। अब एनी की ये बात सुनते ही अनिका अब अपने फ़ोन को उठाकर अब एनी से कहती है कि मैं बच्चों से मिलकर आती हूँ। ये अब अनिका की ये बात सुनते ही एनी भी हाँ मैं अपना सिर हिला देती और इधर अनिका भी अब अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे अपने रूम से बाहर आती हुई भूमिका दिखाई देती है। अब भूमिका को देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है भूमिका, काफ़ी खुश लग रही हो आज तुम। इस बात पर अब भूमिका कहती है कि हाँ, खुश तो मैं होंगी ही ना। वो क्या है ना कि कल हमें पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में जाना है। कल विलेज मिशन की सक्सेस पार्टी होगी। क्या तुम हमें उस पार्टी में ज्वाइन करोगी? भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, यू गाइज आर कैरी ऑन। मैं बच्चों से मिलने के लिए जा रही हूँ, और वैसे भी वो पार्टी तुम लोगों की है। ये सुनते ही अब भूमिका भी कहती है, तुम अकेली ही जा रही हो क्या बच्चों के पास? रोहित कहाँ है? क्या वो बच्चों के रूम में ही है? अब भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं, वो मिस्टर मारवा तो सो रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं बच्चों से मिलकर आती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है कि वैसे ये तुम्हारी वाली बीमारी रोहित को कैसे लग गई देर तक सोने की, क्योंकि तो ये आदत तो बहुत पहले तुम्हें थी ना, और अब मैं सुन रही हूँ कि रोहित सो रहा है, ये आदत तो तुम्हारी ही थी ना।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी ये बीमारी रोहित को ट्रांसफर कर दी हो। अब भूमिका ने ये बात कही जरूर मजाक में थी, लेकिन उसकी इस बात ने अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इधर अनिका को अपने ख्यालों में देखकर अब भूमिका उसे कहती है, क्या हुआ है, क्या 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 सोच रही हो तुम? कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया? देखो अनिका, मैंने तो ये बात बस मजाक में ही कही थी। भूमिका की इस बात पर अब अनिका उसे कहती है कि कुछ नहीं, वैसे तुम कहीं जा रही थी क्या? अब अनिका की इस बात पर भूमिका कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस निखिल से ही मिलने के लिए जा रही हूँ। अब भूमिका की ये सुनते ही अब भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ओह अच्छा। इधर अब भूमिका फिर से कहती है, ठीक है फिर तुम बच्चों के पास जाओ, मैं भी जाती हूँ। दोनों इधर एक दूसरे से अब बाय बोलकर अब वहाँ से जाने लगते हैं। इधर अनिका भी एलिवेटर में जाकर सीधा ही 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। वो ऊपर जाते हुए भी यही सोच रही थी कि कितने वक्त के बाद वो अपने बच्चों से मिलने वाली है। जहाँ एक तरफ अनिका बच्चों के रूम में जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिका निखिल से मिलने के लिए स्टेयरकेस से नीचे आ गई थी। उसे निखिल ने मैसेज करके बता दिया था कि वो अर्जुन सिंह के साथ है, इसलिए भूमिका भी अब उसके रूम के सामने आ जाती है और अब वो उसके रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने छठी इंद्री को देखकर अब भूमिका कहती है, क्या हुआ है छठी इंद्री, सब ठीक तो है ना? तुम सब यहाँ पर? अब भूमिका की इस बात पर वो कहता है, हाँ मैडम सब ठीक है, आप अंदर तो आइए। अब ये सुनते ही अब भूमिका अंदर आ जाती है और अब वो दरवाजे को बंद कर देती है। वो जब दरवाजे को बंद करती है और पलटती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो ना सिर्फ अर्जुन और छठी इंद्री बल्कि वहाँ पर तो उसकी पूरी की ही पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। उन सबको वहाँ पर देखकर अब भूमिका कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? भूमिका की इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहता है, नहीं भूमिका, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं, मैं उस विलेज मिशन में मैंने एक लड़की को देखा था, भला की खूबसूरत थी वो। कोई भी अगर उसकी एक झलक देखे तो उसके ऊपर अपना दिल हार बैठे। मैं उसकी क्या क्या खूबियां बताऊं, लेकिन उस मिशन के बाद पता नहीं वो तो कहीं अचानक से गायब ही हो गई। तुम जरा अपनी भाभी अनिका से पूछो ना कि वो कौन थी, क्योंकि जरूर उन्हें कुछ पता होगा। और क्या वो सिंगल है? अब अर्जुन सिंह की इस बात को सुनकर अब छठी इंद्री कहता है, हाँ मैडम, उसे जल्दी से ढूंढ दीजिए, वरना हम एक अच्छे ऑफिसर को हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि अगर हमें वो लड़की नहीं मिली तो हमारे अर्जुन सिंह का तो ऐसे ही न जाने तड़प कर कब ये परलोक सिधार जाएंगे। अब छठी इंद्री की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, क्या नाम था उस लड़की का? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? भूमिका की इस बात पर अब छठी इंद्री कहता है, आकांक्षा नाम बताया था मैडम उसने। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ठीक है फिर मैं अनिका और रोहित से इसके बारे में बात करती हूँ। भूमिका ने अभी ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब अर्जुन सिंह की फिर से आवाज आती है, क्या सच में तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? अब अर्जुन की ये बात सुनते ही भूमिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसके बाद वो सभी अब एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी यहाँ पर अब अर्जुन सिंह की बातों से परेशान भी हो रहे थे, लेकिन साथ के साथ वो उसने वहाँ पर मिशन में हरकतें की थी वो उनके बारे में वो उसे चिढ़ा भी रहे थे। एक तरफ जहाँ पर ये सब हंसी मजाक हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अब तक बच्चों के रूम के बाहर खड़ी थी। वो अब जल्दी से उनके दरवाजे को नॉक करती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो दरवाजा इस समय रिया ने खोला था। तो जैसे ही अनिका ने देखा वहां पर रिया खड़ी थी। अनिका को सामने देखकर अब रिया कहती है, आओ मम्मा, आज डैड नहीं आए क्या आपके साथ? अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है, नहीं, डैड सो गए हैं अपने रूम में। ये सुनते ही अब रिया कहती है, तो क्या आज आप हमारे साथ नहीं सोएंगे फिर? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, पहले मम्मा को अंदर तो आने दो ना, क्या सारी बातें ही तुम यहाँ पर दरवाजे पर ही करोगी क्या? अनिका की इस बात पर अब रिया अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, ओफो मम्मा, मैं तो भूल ही गई।
आइए आइए, आप पहले अंदर आइए। अब रिया की ये बात सुनते ही अनिका अब अंदर आ जाती है तो यहाँ रिया अब दरवाजे को बंद कर देती है। अंदर आने के बाद तो अनिका अब अपने बच्चों के रूम को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के रूम की तो पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी। वो अब रिया से कहती है, यहाँ यहाँ फाइट होती थी क्या? क्योंकि कमरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे एक अखाड़ा बना दिया हो। इस बात पर अब सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उसके दोनों बेटे भी अब हैरानी से अनिका को ही देख रहे थे। अपने बच्चों को ऐसे देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है? तुम सभी मुझे इस तरह हैरानी से क्यों देख रहे हो? और क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब अनिका की इस बात पर अब आर्यन कहता है, मामा आप और डैड तो साथ में ही फाइट करते थे ना, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हो? और डैड ने ही तो हमें कहा है फाइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए और साथ ही साथ रिया को भी सिखाने के लिए, क्योंकि अब तो रिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डैड के इंस्ट्रक्शन है कि रिया को भी हमारे साथ अब फाइट सीखनी है। अपने बेटे की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ मुझे याद था, वैसे आप सभी अभी क्या कर रहे हैं? अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है कि देखिए मामा, आपने जो मुझे बुक दी थी ना एडवांस टेक्नोलॉजी की, मैंने उसे आधी तो फिनिश कर दिया है। डैड ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे फिनिश कर दूंगी तो वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे। रिया के अंदर चेंजेस, इतने सारे चेंजेस एक साथ देखकर अब अनिका खुश तो थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 से 3 दिन में यहाँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी रिया में इतना चेंज होगा अनिका ने नहीं सोचा था। और वो लेकिन अब उनके बच्चों ने जो जो यहाँ पर देखा, जो जो सहा, वो अब किससे पूछे, क्योंकि अनिका तो उनसे ये सब पूछ भी नहीं सकती थी। अनिका इधर अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में अब अलेक्जेंडर की आवाज़ आती है, जो कि कहता है, ममा इट्स 11 o'clock, हमें अभी सो जाना चाहिए और आप भी सो जाइए। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ हाँ सो जाते हैं हम सभी। इधर अनिका प्रिया के साथ बेड पर सोने के लिए चली जाती है तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अभी एक साथ सो जाते हैं। अनिका ने जब रिया के हाथ में उसका फोन नहीं देखा तो वो उसे अब कहती है, आपका फोन कहाँ है रिया? अब अपनी मामा की इस बात पर रिया कहती है, ओफो मामा आप फिर भूल गई, आपने ही तो रूल बनाया था ना कि 9 o'clock के बाद हम फोन यूज नहीं कर सकते हैं। और डैड ने नहीं अपना और साथ के साथ डैड ने भी आपका ही सपोर्ट किया था, क्योंकि डैड तो हमेशा ऐसा नहीं करते थे। अनिका प्रिया से कहती है, ओके 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 चलो अब सो जाओ, हम कुछ ही देर में यहाँ पर अब सभी वो सब सो जाते हैं। तो वहीं इधर रोहित के रूम में वो पंछी अभी रोहित की बालकनी में आकर बैठ जाता है, जिसे उस औरत ने उन फूलों के साथ भेजा था। इधर एनी अपना कुछ काम कर रही थी, इसलिए उसने बालकनी का दरवाजा खोला हुआ था। बालकनी का दरवाजा खुलने की वजह से वो पंछी अभी रोहित के बेड के पास आ जाता है अंदर, और अब वो उसके ऊपर उन फूलों की पंखुड़ियों को गिराने लगता है। यहाँ पर उस पंछी ने अभी अपना काम पूरा कर लिया था, क्योंकि उसे बस इन पंखुड़ियों को रोहित के पास रखना था। इधर अपना काम पूरा करने के बाद अब वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इधर पहले पेरिस जेल में दमयंती ने खुद ही अपना और लतिका का डीएनए टेस्ट किया था, और अभी रिपोर्ट भी उसके पास पॉजिटिव ही आई थी। दमयंती ने अपनी हर एक प्रोसेस को पुलिस ऑफिसर्स के सामने कंप्लीट किया था, और रिपोर्ट के आते ही उसने एक कॉपी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को दे दी थी, और एक उसने खुद ही अपने पास रख ली थी। वो ऑफिसर अभी दमयंती को शीला के साथ वहां पर फिर से सेल में बंद करके चले जाते हैं। इधर शीला, जो कि काफी वक्त से ही दमयंती का ही वेट कर रही थी, जैसे ही दमयंती अब उस जेल में आई तो शीला ने अब उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि हाँ लतिका ही मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये तो इस रिपोर्ट ने भी प्रूव कर दिया, लेकिन मुझे बस एक ही चीज की टेंशन है। अब दमयंती की इस बात पर अब शीला कहती है, क्या टेंशन है तुम्हें? अब तो सब कुछ हमारी ही प्लानिंग के हिसाब ही हो रहा है ना, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लतिका उस डीएनए में भी तो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर निकली। अब तो फैसला देखना हमारे ही फेवर में होगा।
तुम्हें अब तो सब अब तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है, अगर रोहित मारवा ने रानी साहिबा को बता दिया होगा कि वो बच्ची उसे कहाँ मिली थी तो फिर हम क्या करेंगे। अब दमयंती की इस बात पर अब शीला कहती है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। अगर लतिका उसे जिस कंडीशन में मिली थी उस बेसिस पर अगर उन्होंने फैसला लिया ना, तो फिर तो रोहित मारवा को ये भी बताना होगा कि आर्यन उन्हें कैसे मिला था। और वैसे भी किसी के पास सबूत नहीं है कि 12 साल पहले उसे आर्यन को जमीन में जिसने दफनाया था वो गौतम गुलेरिया था। चलो अब उसकी मौत हमारे किसी काम तो आई। ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं इधर दमयंती के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब उनके प्लान को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में आलिशा की आंखों से तो नींद ही गायब थी, क्योंकि आलिशा भी किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंची थी। उसे अभी भी राहुल से मिलने के बाद भी उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि आलिशा के पास जो पेपर थे वो अभी उसे मिल भी नहीं रहे थे। इसलिए आलिशा ने एक हद तक अपने पापा की गलतियों को भी माफ करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी है। उसके पापा ने सिर्फ अपने ही रिश्तों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया था। अब यहाँ पर आलिशा अब उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज राजमहल में किसी भी आलिशा के साथ साथ किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अब वो फैसले की घड़ी जो आ रही थी। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोहित के पैलेस में बच्चों के रूम में सो रही अनिका की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके बगल में रिया नहीं थी। अनिका अब जल्दी से अपने बेड से उठकर जब देखती है तो उसके कानों में उसके बच्चों की आवाज आ रही थी। अनिका अब समझ जाती है कि ये आवाज तो बालकनी से आ रही है। इसलिए अनिका अब अपने कदमों को बालकनी की तरफ ले लेती है। वहां जाने के बाद जब वो स्लाइडर को हिलाती है तो सामने का नजारा देखकर तो उसे शौक लगता है। आर्यन और अलेक्जेंडर का तो उसे पहले से ही पता था, लेकिन रिया उठते ही सबसे पहले अपना फोन यूज करती थी। लेकिन आज रिया आज अपना फोन यूज ना करके बल्कि जो वो कर रही थी वो उसके यहाँ पर अनिका के लिए भी शॉकिंग था। जहाँ एक तरफ अनिका भी बच्चों के रूम में थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में सो रहे रोहित की अभी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है। जैसे ही इधर रोहित की आंखें खुली तो उससे उस दिन का नजारा याद आ गया था जब उसे खाई में धक्का दिया गया था। रोहित एकदम अब चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। उसकी आवाज से एनी एकदम से उसकी तरफ देखती हो और एनी अब उसे संभालते हुए ही कहती है, डोंट पैनिक रोहित सर, कंट्रोल योर सेल्फ। अब एनी की ये आवाज़ सुनते ही अब रोहित कहता है, मुझे अनिका को बचाना है, प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। उन लोगों ने उसके ऊपर वार किया था, उसे मेरी ज़रूरत होगी, मेरी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गई है। अनिका, अगर मैंने आज अनिका को नहीं बचाया तो मैं अनिका को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा।